चलिए आप चैप्टर नंबर 11 रोकड़ प्रवाह विवरण स्टार्ट करेंगे। तो रोकड़ प्रवाह विवरण है क्या? रोकड़ प्रवाह यानी जब व्यापार हम करते हैं तो बिना रोकड़ के तो व्यापार हो ही नहीं सकता है। रोकड़ जाता है तो रोकड़ आता भी है। जब हम व्यापार शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम माल खरीदेंगे, मजदूरी देंगे, वेतन देंगे, तो रोकड़ जाता है। जब वही माल बनकर तैयार हो जाता है तो उस माल को हम मार्केट में बेचेंगे। जब वही माल बेचेंगे तो हमको फिर रोकड़ मिलेगा। तो इस प्रकार से रोकड़ के आने और जाने की क्रिया को ही रोकड़ प्रवाह विवरण बोलते हैं। रोकड़ के आने और जाने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं? रोकड़ प्रवाह विवरण। ये जो है एक आंतरिक बहाव भी होता है और एक बाह्य बहाव भी होता है। आंतरिक बहाव मतलब जो रोकड़ हमको मिलता है उसको बोलते हैं अपन आंतरिक बहाव। और जब हम पैसा देते हैं किसी को, माल खरीदे तो पैसा दिए, वेतन दिए, मजदूरी दिए, तो इस क्रिया को बोलते हैं बाह्य बहाव। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमको जो है रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करना है। तो इसमें पहले हम कुछ लिखेंगे, उसको अपने दिमाग में रखेंगे और उसके हिसाब से फिर आपको बताएंगे कि ये रोकड़ प्रवाह विवरण है क्या। जो हम लोग लाभ हानि खाता बनाते हैं ठीक उसी प्रकार से बनेगा। बताएंगे इसको आपको कि ये प्रैक्टिकल किस प्रकार से बनेगा। बिल्कुल आसान है, लेकिन उससे पहले हमको ये समझ लेना है कि आंतरिक बहाव, बाह्य बहाव किस किस साधनों के माध्यम से मिलता है। ये सब जब हमारा तैयार रहेगा तब हमारा रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे पहले थोड़ा सा। इसमें लिखिए रोकड़ बहाव विवरण का अर्थ। रोकड़ बहाव विवरण का अर्थ लिखेंगे इसमें। रोकड़ प्रवाह या रोकड़ बहाव, रोकड़ प्रवाह या रोकड़ बहाव एक निश्चित अवधि में रोकड़ के प्रवाह को दर्शाने वाला विवरण है। रोकड़ के प्रवाह को दर्शाने वाला विवरण है। रोकड़ का आशय यहाँ रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य से है। रोकड़ तुल्य मतलब जिसे हम तुरंत रोकड़ में परिवर्तित कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रोकड़ तुल्य। तो रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य से है। प्रवाह का आशय रोकड़ की प्राप्ति तथा प्रयोग से है। रोकड़ की प्राप्ति तथा प्रयोग से है। इस प्रकार रोकड़ प्रवाह विवरण रोकड़ की प्राप्ति एवं भुगतान का वह सारांश है जो एक निश्चित लेखांकन अवधि में किसी उपक्रम के चिट्ठे तथा लाभ हानि विवरण की सूचनाओं के आधार पर रोकड़ की प्राप्ति और रोकड़ के उपयोग को दर्शाता है। रोकड़ की प्राप्ति और रोकड़ के उपयोग को दर्शाता है तथा रोकड़ के प्रारंभिक और अंतिम शेष के बीच
जांच करता है, अंतिम शेष के बीच जांच करता है। ठीक, तो कुल मिला के समझ में आ गया। रोकड़ प्रवाह विवरण वह विवरण है जिसमें रोकड़ के प्रयोग से संबंधित कितना रोकड़ आया, कितना रोकड़ गया, उसके जानकारी के लिए जो एक विवरण तैयार किया जाता है, उस विवरण को ही बोलते हैं अपन रोकड़ प्रवाह विवरण। इसमें रोकड़ आता भी है और रोकड़ जाता भी है, और उसी की जांच करने के लिए कि कितना रोकड़ आया, कितना रोकड़ गया, इस जांच करने के लिए जो विवरण तैयार किया जाता है, उस विवरण को ही बोलते हैं अपन रोकड़ प्रवाह विवरण। आगे बात समय यहाँ तक, आगे हेडिंग दोगे। आंतरिक रोकड़ बहाव के उदाहरण। आंतरिक रोकड़ बहाव के उदाहरण, मतलब आंतरिक मतलब अंदर पैसा आना, अंदर पैसा कब कब आएगा उसके उदाहरण। बाह्य जब लिखेंगे तो बाह्य यानी पैसा कब कब जाएगा बाहर, उसके उदाहरण। तो ये अपने दिमाग में होना चाहिए, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक मतलब पैसा मिलेगा, और बाह्य का मतलब होता है कि अपन पैसा देंगे, भुगतान करेंगे। ठीक है, तो पहले हेडिंग लिखोगे आंतरिक रोकड़ बहाव के उदाहरण। इसमें लिखेंगे पहला नंबर, नगद विक्रय से रोकड़ की प्राप्ति। जब भी हम माल बेचेंगे तो नगद विक्रय होगा, नगद विक्रय होगा तो पैसा मिलेगा, तो नगद विक्रय से रोकड़ की प्राप्ति। दूसरा, देनदारों या व्यापारिक प्राप्य से रोकड़ की प्राप्ति। देनदार समझ गए, हम किसी को उधार माल दिए हैं, उस समय उसने पैसा नहीं दिया, लेकिन भविष्य में हमको पैसा देगा, तो जब भी वो हमको पैसा देगा तो पैसा मिलेगा। तो कौन सा बहाव हुआ ये? आंतरिक बहाव। कौन सा बहाव हुआ ये? आंतरिक बहाव। ठीक है, तो नगद विक्रय से रोकड़ की प्राप्ति पहला नंबर। दूसरा नंबर हो गया देनदारों से या व्यापारिक प्राप्य से रोकड़ की प्राप्ति। तीसरा, कमीशन या रॉयल्टी की रोकड़ प्राप्ति। कमीशन या रॉयल्टी की रोकड़ प्राप्ति। अगला, विनियोग के विक्रय से रोकड़ प्राप्ति। विनियोग के विक्रय से रोकड़ की प्राप्ति। अगला, बीमा के दावों से रोकड़ प्राप्ति। बीमा के दावों से रोकड़ प्राप्ति। अगला, स्थायी संपत्ति के विक्रय से रोकड़ प्राप्ति। स्थायी संपत्ति के विक्रय से रोकड़ प्राप्ति। अगला, समता अंशों के निर्गमन से रोकड़ प्राप्ति। अंश के बारे में पढ़ चुके हैं अपन, समता अंश, पूर्वाधिकार अंश। तो यहाँ पर समता अंशों के निर्गमन से रोकड़ प्राप्ति। ठीक उसी प्रकार से अगला नंबर, पूर्वाधिकार अंशों के विक्रय से रोकड़ की प्राप्ति। पूर्वाधिकार अंशों के विक्रय से रोकड़ की प्राप्ति। और अगला, ऋण पत्रों के निर्गमन से रोकड़ की प्राप्ति। ऋण पत्रों के निर्गमन से रोकड़ की प्राप्ति। तो ये था हमारा आंतरिक रोकड़ बहाव के उदाहरण। इसके बाद अगला हेडिंग दो, बाह्य रोकड़ बहाव के उदाहरण। बाह्य मतलब समझ आ गया, जहां पर पैसा हमारे पास से बाहर जाएगा, चाहे माल खरीदने के संबंध में जाएगा, या किसी को वेतन देने के संबंध में जाएगा, या किसी का ऋण चुकाने के संबंध में जाएगा, या देय विपत्र के भुगतान के संबंध में जाएगा। तो जिस संबंध में भी जाएगा वो पैसा हमारा कहलाता है कौन सा बहाव? बाह्य बहाव। कौन सा बहाव? बाह्य बहाव। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें अपन पहला नंबर,
नगद क्रय की दशा में रोकड़ी भुगतान। नगद क्रय की दशा में रोकड़ी भुगतान। दूसरा अगला नंबर, लेनदारों या व्यापारिक देय विपत्रों का देय विपत्र मतलब हम किसी से उधार लिए हैं लेकिन अभी तक उसका भुगतान नहीं किए हैं, तो हमारे लिए कहलाता है देय विपत्र। क्या कहलाता है हमारे लिए? देय विपत्र। तो क्या लिखे? लेनदारों तथा व्यापारिक देय विपत्रों का भुगतान। अगला, संचालन व्यय में कोष्टक में लिखोगे प्रशासन, विक्रय एवं वितरण संबंधित व्यय। प्रशासन, विक्रय तथा वितरण संबंधित व्यय कोष्टक बंद का रोकड़ी भुगतान। जैसे हम सरकार को टैक्स भरते हैं, कर का भुगतान। अगला, स्थायी संपत्ति खरीदने पर रोकड़ी भुगतान। स्थायी संपत्ति खरीदने पर रोकड़ी भुगतान। अगला, ऋण तथा अग्रिम चुकाने पर रोकड़ी भुगतान। ऋण तथा अग्रिम चुकाने पर रोकड़ी भुगतान। अगला, पूर्वाधिकार अंशों के शोधन पर, शोधन मतलब भुगतान पर, पूर्वाधिकार अंशों के शोधन पर रोकड़ी भुगतान। पूर्वाधिकार अंशों के शोधन पर रोकड़ी भुगतान। अगला, ऋण पत्रों के शोधन पर रोकड़ी भुगतान। ऋण पत्रों के शोधन पर रोकड़ी भुगतान। अगला, ऋण देने या अग्रिम देने पर अग्रिम भुगतान। तो ये सब है हमारे कौन सा बहाव? बाह्य बहाव, जहां पर संस्था के द्वारा रकम का भुगतान किया जाता है, चाहे वह माल खरीदने के संबंध में हो या किसी के अंशों का भुगतान करने के संबंध में हो, चाहे ऋण पत्रों के भुगतान के संबंध में हो, चाहे अंशों के भुगतान के संबंध में हो, जो लिखे हैं अभी हम लोग। तो जब भी इस प्रकार से हम किसी का भुगतान करते हैं, पैसा हमारे पास से जाता है, तो वो बाह्य बहाव के श्रेणी में आता है। और पैसा जब आता है विक्रय के माध्यम से, है ना, या अंशों के निर्गमन के माध्यम से, तो कहलाता है आंतरिक बहाव। ये थ्योरी में भी आता है और प्रैक्टिकल में भी इसका पूरा उपयोग होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है यहाँ तक? इसके बाद आगे बताएंगे आपको कैसे हमको इसका जो है प्रैक्टिकल हल करना है। ठीक।